जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। और एसएससी जीडी में आपको 20 क्वेश्चन आने हैं जीके के और जीएस के। हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊं, तो आज मैंने और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई है। स्पोर्ट के क्वेश्चन मैंने अलग ही डाले हैं, जो खेल से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत उत्कृष्ट लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो हमें बताना है कि भारत में जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो खादी ग्रामोद्योग विभाग है, ये कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। वाणिज्य मंत्रालय है या ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग? तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 1948। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी, याद रखना इसके बारे में। तो ये पूछा जाता है। और गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद रियासत पर ऑपरेशन पोलो जो हमने चलाया था, वो भी कब चलाया था? 1948 में। यहाँ पे लिखा गया 1954। दोस्तों भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में ही हुआ था, याद रखिएगा 1954। तो खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग 1956 में बना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, इसके साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं लगा था? तो वो है आपका ऑप्शन डी, मेघालय नहीं लगा था। ठीक है दोस्तों, एक मैप देखिएगा पहले। दोस्तों ये है पूर्वोत्तर भारत का मैप, और ये जो आपको रेड लाइन दिख रही होगी ये वाली, ये आपका म्यांमार का बॉर्डर है। ठीक है, तो उत्तर में देखें तो ये है सबसे ऊपर अरुणाचल, इसके नीचे ये वाला भाग आपका ये नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, और मणिपुर के नीचे आता है आपका मिजोरम। मणिपुर का नीचे आएगा ये वाला भाग मिजोरम। तो ये भारत में कितने राज्य हो गए? एक अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। मेघालय देखो यहाँ है, मेघालय तो कहीं आसपास है ही नहीं म्यांमार के, तो मेघालय से सीमा इसकी नहीं लगती। और म्यांमार के साथ भारत की कितनी बाउंड्री शेयर होती है? 1643 किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। 1643 किलोमीटर जो डिस्टेंस है बॉर्डर की, वो लगती है म्यांमार के साथ में। क्वेश्चन क्यों लौटते? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, मेघालय से सीमा नहीं लगती म्यांमार की। दोस्तों म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नेपाइडो। और म्यांमार की मुद्रा को क्याद कहा जाता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्याद। दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, और वो है म्यांमार की आर्मी का नाम क्या है? तो म्यांमार की आर्मी को तत्मा दो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्मा दो कहा जाता है म्यांमार की आर्मी को। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा, ये आप याद रखना। और म्यांमार को अभी एफएटीएफ के द्वारा ब्लैक सूची में डाला गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफएटीएफ ने किसे ब्लैक सूची में डाला था? म्यांमार को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचाला दर्रा ये भी है, और रोहतांग दर्रा ये भी है। लेकिन बोमडिला जो है ये अरुणाचल में है, आपका बोमडिला दर्रा अरुणाचल में है। तो इसके बारे में आप याद रखें, ये आपका हिमाचल में नहीं है। ठीक है दोस्तों हम बात करें कि भारत में सतलज नदी जो आती है तिब्बत से, वो कौन से दर्रे के सहारे आती है? तो सतलज नदी सिपकिला दर्रे के सहारे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्रवेश करती है, ये आप याद रखिएगा। और रोहतांग दर्रे में अटल टनल भी बनी है। कौन सी टनल? अटल टनल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अटल सुरंग कौन से दर्रे में बनाई गई है? तो ये है आपका रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। दोस्तों बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल की 2 जनजातियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक गद्दी और एक हट्टी। गद्दी जनजाति और हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो राजधानी शिमला है, शिमला में भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 2-3 नृत्य हैं, जैसे नाटी
डांस अगर आपके एग्जाम में आए, नाटी किस कहाँ का नृत्य है, तो हिमाचल का। छम्ब डांस हिमाचल में ही किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। हिमाचल में एक मेला लगता है मिंजर मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल में एक झील भी है, रेणुका झील, रेणुका झील हिमाचल में। और मैं आपको बताऊं कि हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं, तो आप कम से कम 3 तो याद रखिएगा। जैसे खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो खीर गंगा नेशनल पार्क है आपका हिमाचल में। उसके बाद में और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, ये हिमाचल में है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाए जैसे इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, तो ये भी कहाँ पर है, हिमाचल में है। पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी हिमाचल में है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हिमाचल में गर्म पानी का झरना मणिकरण, मणिकरण झरना ये भारत में कहाँ पर है, तो मणिकरण झरना ये गर्म पानी का झरना हिमाचल में है। क्लियर। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, बोमडिला दर्रा हिमाचल में नहीं है। अच्छा नीति दर्रा कहाँ पर है, तो नीति दर्रा है आपका उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, लिपुलेख भी है उत्तराखंड में, और बोमडिला एक है आपका उमलिंगला जो लद्दाख में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है, तो कौन सा ऐसा आदिवासी समुदाय है जो निग्रिटो प्रजाति का है। चौथे का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी सेमांग। सेमांग जो होता है वो निग्रिटो प्रजाति के लोग होते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं कि भारत में 3-4 जनजातियां बड़ी फेमस, जैसे ओंग, जरावा, सोमपेन और सेंटिनलीज। ओंग, जरावा, सोमपेन और सेंटिनलीज ये जनजातियां भारत में कहाँ रहती हैं, दोस्तों ये जनजातियां भारत में अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं ये चारों। और याद रखना इतनी पूछी जाती हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा रिपीट की जाती हैं, ओंग, जरावा, सोमपेन और सेंटिनलीज, अंडमान निकोबार। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द क्या है हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें से क्या होगा कि केंद्रीकृत उत्पादन, बिल्कुल सही है। विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता ये सारे गांधीवादी अर्थव्यवस्था के मूल शब्द हैं, इनमें से सभी याद रखिएगा, ये गांधीवादी हैं आपके सारे, तो याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा गांधी जी जो हैं ये कुटीर उद्योगों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, जो कुटीर उद्योग है इनके सबसे ज़्यादा फेवर में थे महात्मा गांधी। और गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है, तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाई गई थी, मतलब भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी ये कब लाई गई थी। दोस्तों हम बात करें भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी की, तो अप्रैल 2000 में इस नीति को लाया गया था। और भारत में SEZ अधिनियम यानी कि एक्ट कब लाया गया, तो वो लाया गया था 2005 में। पॉलिसी 2000 में लाई गई और एक्ट लाया गया था 2005 में। दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं। दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, जहां पर व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप तथा उत्पादन व व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाता हो, वो है आपका क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। और विशेष आर्थिक क्षेत्र के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे निर्यात को बढ़ावा देना, जैसे रोजगार सृजन करना, आत्मनिर्भरता हासिल करनी, उत्पादन को बढ़ावा देना, तो ये सारी चीज़ें विशेष आर्थिक क्षेत्र में देखी जाती हैं। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र पॉलिसी भारत में कब लागू की गई थी, 2000 में, और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहला SPZ कौन सा बना था, तो वो था आपका कांडला। भारत का पहला विशेष आर्थिक निर्यातक जो जोन है वो है आपका कांडला। गुजरात में कांडला जो है ये भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था 1965 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई। दोस्तों IBRI ये हमें बताना ये कब बना था। IBRI
ये कब बना था, IRBI सॉरी। तो ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो बीमार औद्योगिक इकाइयां होती हैं, बीमार मतलब जो किसी कारण से बंद हो गई हैं, जिनको फाइनेंस की कमी के कारण बंद कर दिया गया है, तो बीमार औद्योगिक इकाइयों को लोन देना। ये आप याद रखना, ऐसी कंपनियां या ऐसी फैक्ट्री जो फाइनेंस की वजह से लॉस में है या वो बंद हो गई है, उनको दोबारा पुनर्जीवित करने का काम है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसकी स्थापना तो 1985 में हुई और इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। याद रखिएगा कलकत्ता में है। कलकत्ता को भारत में द सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। द सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो कलकत्ता को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों कौन सा व्यक्ति है जिसने धातु और अधातु दो वर्गों में विभक्त किया तत्वों को, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, बर्जीलियस के द्वारा किया गया है। बर्जीलियस। दोस्तों मेंडलीव कौन है, मेंडलीव वह व्यक्ति है जिसने दुनिया में सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाया था। आवर्त सारणी, और मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो रासायनिक गुण है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन माने जाते हैं। लेकिन यह अवधारणा अब गलत हो चुकी है। वर्तमान में जो आवर्त सारणी है वो दी है मोजले ने, और मोजले की आवर्त सारणी में तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन माने जाते हैं। क्लियर हुआ, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। कांच को हरा रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है, तो कांच जो हरा होता है, कांच में हरा रंग प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें हम प्रयोग करते हैं सोडियम क्रोमेट का। सोडियम क्रोमेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों हम बात करें कांच की, तो कांच क्या है, कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्या होता है आपका, अति शीतल द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड होता है कांच। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो कांच है, कांच का सबसे मुख्य घटक होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आप सिलिकॉन कह सकते हैं, ये कांच का सबसे मुख्य घटक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कांच होता है ये कैसा होता है, ये अमोर्फस होता है, मतलब रवादार ठोस होता है। और क्या आपको पता है कि जो कांच है इस पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। याद रखना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखाई करने के लिए किया जाता है। कांच पर लिखना का काम है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे, याद रखेंगे। कांच एक सिरेमिक पदार्थ भी है, याद रखना। अच्छा आपके लिए बताना है, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पर है, कलकत्ता में है या कहाँ पर है, ये आपको बताना है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, कमेंट में लिख के जरूर बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, पीओपी। पीओपी हमें बताना है किसके द्वारा बनता है, तो पीओपी जो है जिप्सम से बनता है, जिप्सम से ही बनता है पीओपी। अच्छा पीओपी का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O, 1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, याद रखना। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका कॉपर। कॉपर पहली मेटल थी जो मानव के द्वारा प्रयोग की गई, और कॉपर की खोज की गई थी चालकोलिथिक युग में। चालकोलिथिक युग में कॉपर की खोज की गई थी, याद रखना इसके बारे में। और दोस्तों राजस्थान में जो खेतड़ी है, खेतड़ी की खाने कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि खेतड़ी की खाने क्यों प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखना। झुंझुनू जिले में आती है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका लेड। दोस्तों लेड मतलब इसका संकेत क्या होता है, लेड का संकेत है Pb। सबसे ज़्यादा मोस्ट जो स्थायी तत्व है वो आपका लेड है, और लेड का अयस्क है आपका गैलेना। लेड का अयस्क है गैलेना, याद रखना, इसका अयस्क है गैलेना, और गैलेना का सूत्र क्या होता है, PbS, लेड सल्फाइड। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है लोहा। भारत में लोहे की तो कई सारी खानें हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, बादाम पहाड़ की खान। बादाम पहाड़ की खान ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, हेमेटाइट निकाला जाता है यहाँ से। तो बादाम पहाड़ की खान ये उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, जैसे छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की खान, वेलाडीला की खान, ये भी मतलब लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है ये। और दूसरा कुंद्रेमुख की खान जो कि कर्नाटक की खान है, वहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। कुंद्रेमुख की खान
कहाँ पर है, कर्नाटक में। कुद्रेमुखी खान ये कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। हीरा किसका अपरूप है? दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दोनों अपरूप होते हैं किसके? कार्बन के। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कार्बन। दोस्तों हम बात करें हीरे के बारे में तो हीरा इस धरती पे सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ है इस धरती का हीरा। और मैं आपको बताऊं जो हीरा होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। याद रखना 2.42 हीरे का अपवर्तनांक है। दोस्तों जो हीरा है इसकी चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और भारत में कौन सा शहर है जिसे भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों डायमंड सिटी भारत में कहा गया है सूरत को। याद रखना डायमंड सिटी किसे कहा गया? सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। क्लियर हुआ? और भारत में एक खान है मध्य प्रदेश में, पन्ना की खान। तो पन्ना की खान जो है ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हीरा विद्युत का सुचालक है या कुचालक? तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है, याद रखेंगे, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा क्या है? कुचालक है और ग्रेफाइट सुचालक होता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हीरे का आकार कैसा होता है? दोस्तों हीरे का आकार होता है चतुष्फलकीय। हीरे का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय आकार है हीरे का। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है। और हीरे में कौन सा संग्रहण होता है? sp3 संग्रहण होता है। दोस्तों एक कंपनी याद रखना, अल्रोसा। अल्रोसा किस देश की हीरे बनाने वाली कंपनी है? रूस की हीरे बनाने वाली कंपनी है अल्रोसा। याद रखेंगे हीरे की संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय है। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये जो आपका पिक्चर है ये आपका एक हीरे की संरचना में कार्बन परमाणुओं का जो विन्यास है वो किस तरह से होता है। तो ये इस तरह की संरचना बनती है। आप देख रहे होंगे चतुष्फलकीय है ये, बिल्कुल इस तरह से दिख रहा होगा आपको। तो चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। अगला प्रश्न, सुपरसोनिक जेट विमान की चाल होती है। दोस्तों सुपरसोनिक जेट विमान बड़े तीव्र गति से चलते हैं और इनकी चाल ध्वनि की चाल से तो बहुत अधिक होती है। सही जवाब होगा आपका ध्वनि के वेग से अधिक होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मैक संख्या क्या होती है? मैक संख्या क्या है? तो याद रखना सुपरसोनिक जो विमान होते हैं या रॉकेट होते हैं या जो तीव्र गति के चलने वाले विमान हैं इनकी स्पीड को मापा जाता है मैक संख्या में। याद रखना मैक संख्या क्या है? सुपरसोनिक जेट विमान की स्पीड को मापने की इकाई है मैक संख्या। और सुपरसोनिक जेट विमान कौन से मंडल में उड़ते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। सुपरसोनिक जेट विमान कौन से मंडल में उड़ते हैं ये हमें बताना है। समताप मंडल आंसर है इसका या क्या है वो आपको बताना है। विद्युत गति की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों हमें बताना है कि विद्युत गति की इकाई क्या है। तो दोस्तों 13 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, वोल्ट। विद्युत गति की इकाई है वोल्ट। याद रखेंगे एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। जूल कार्य का मात्रक है जूल। और वॉट जो है वो शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है वॉट। क्लियर हुआ? चलिए याद रखिएगा इसके बारे में। 100 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में से किसके बराबर है? दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों एक संबंध होता है सेल्सियस पैमाने में और फ़ारेनहाइट पैमाने में, C/5 F-32/9 ये हमारा संबंध होता है। अब इसको देखें C का मान कितना है आपका? तो C का मान है 100। तो C की जगह आप रख दें 100, तो 100/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से 100 को तो कितना आएगा 20, और 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। अब आपके पास कुछ ऐसा बिंदु आएगा 180 बराबर F-32। ये 180 कैसे आया? पहले 100 को हमने भाग दी 5 से, 20 आया, 20 की गुणा कर दी किससे? 9 से, तो कितना आएगा 180। अब इस 32 को आप इधर ले जाएं तो 180 + 32 बराबर फ़ारेनहाइट, यही तो है। अब 0 में को 2 जोड़ेंगे 0, 8 और 3 11 का 1 और 1 हासिल का आपका, तो 212। तो कितना आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्लियर हुआ? दोस्तों क्या आपको पता है कि वह कौन सा ताप है जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर हो जाते हैं? तो -40 डिग्री,
माइनस के 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के मान बराबर हो जाते हैं। सूत्र वही याद रखना, C/5 F माइनस के 32/9 याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है। इसको ऐसे मान लें कि ये कोई समतल दर्पण है इस तरह से, और ये एक तल है, ठीक। इसके सामने कोई वस्तु रखी है 2 मीटर की दूरी पर, और वस्तु को मान लिया हमने ए, और यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है आपकी 2 मीटर। दोस्तों समतल दर्पण की एक खास बात है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण में पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। क्या बोले, जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर बनेगा। तो ये 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है यहाँ पे, अब इसका प्रतिबिंब भी कितने मीटर की दूरी पे बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब को मान लिया हमने ए डैश, ये 2 मीटर की दूरी। अब आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी। दोस्तों प्रतिबिंब ये बना आपका और वस्तु आपकी ये है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 ये और 2 ये, तो कितनी हो गई 4 मीटर हो जाएगी, 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए 4 मीटर की दूरी। और ये जो प्रतिबिंब होगा हमेशा आभासी होता है, ये प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है, कमेंट में बताना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है या कितनी होती है, कमेंट में बताना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है। दोस्तों वर्षा की बूंद गोलाकार होने का मतलब है पृष्ठीय तनाव, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव। दोस्तों जो पृष्ठीय तनाव है इसका मतलब है कि कोई भी पदार्थ कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता हो तो उसका वह गुण क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका गुरुत्वीय बल। दोस्तों दुनिया का सबसे क्षीण बल कौन सा है, सबसे कमजोर बल, वो है गुरुत्वीय बल। और सबसे ताकतवर बल कौन सा है, वो है नाभिकीय बल। सबसे ताकतवर बल कौन सा है, नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर बल है गुरुत्वीय बल। श्यानता क्या है, पदार्थ के बहने का गुण ही श्यानता है। जैसे जो ज़्यादा गाढ़े पदार्थ होते हैं जैसे शहद, उसकी श्यानता ज़्यादा होगी, जो पतले होंगे उनकी श्यानता कम होती है। वायुमंडलीय दाब, इसको बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर याद रखना। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, यदि इंजन की ओर आपने मुंह करके रखा है और आप गेंद उछाल रहे हैं तो गेंद भी आपके हाथ में ही आएगी। क्यों, क्योंकि आपका मतलब जो शरीर है वो भी ट्रेन के साथ में गतिमान है और जो आपने गेंद उछाली वो भी गतिमान रहेगी, तो आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, परवर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है। मतलब है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र जो है उसका नियंत्रण कहाँ पे होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मेरु रज्जु या रीढ़ रज्जु में। दोस्तों ये आपका सीएनएस का भाग है, केंद्रीय तंत्र का भाग है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र आपको मिलेगा कहाँ पर, मेरु रज्जु में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखें आप मेडुला ऑब्लांगाटा लिखा गया है। मेडुला ऑब्लांगाटा ये मस्तिष्क का निचला हिस्सा है और हमारे श्वसन का केंद्र, हमारे हृदय गति का केंद्र मतलब धड़कन और पाचन का केंद्र कहाँ पर होता है, आपका मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखें ये है एक हमारे मस्तिष्क का मैप, ये मिड ब्रेन, ये फोर ब्रेन, और देखें फोर ब्रेन के सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसे। और इधर देखेंगे हम, ये आपका थैलेमस, ये थैलेमस है आपका। थैलेमस के बाद में ये सेरिबेलम है जो हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। और उसके बाद में ये मेडुला ऑब्लांगाटा, हमारे मस्तिष्क का निचला भाग, ये वाला हिस्सा। और उसके बाद में हमारा ब्रेन है, ये पोन्स है हमारी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। सही जवाब क्या होगा आपका, रीढ़ की रज्जु, मेरु रज्जु, ये हमारी परावर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है 1400 ग्राम। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1400 ग्राम। दोस्तों मस्तिष्क की कार्यविधि की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है ईईजी को। याद रखना ईईजी का संबंध किससे है, मस्तिष्क से, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। और ईसीजी हृदय के लिए यूज की जाती है, याद रखिएगा, ईसीजी हृदय के लिए और ईईजी मस्तिष्क के लिए। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन।
याद रखना, न्यूरॉन जो होती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है ईस्ट। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ईस्ट कर देता है। देखो दोस्तों, ये है आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ये आपका ईस्ट है, और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज ईस्ट, और क्या बना C2H5OH, मतलब एथेनॉल बना, और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये गैस याद रखने का कि ग्लूकोज जब ईस्ट से किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ग्लूकोज को इथेनॉल में ईस्ट परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? दोस्तों पचा हुआ भोजन जो होता है वो किसकी दीवारों से अवशोषित हो जाता है? 21 का सही जवाब होगा आपका ईलियम। दोस्तों जो ईलियम है ये छोटी आंत का भाग होता है, और हमारे खाने का अंतिम रूप से पाचन या अवशोषण जो हो जाता है वो ईलियम में हो जाता है। आपको एक मैप दिखाता हूँ, मतलब एक फोटो दिखाता हूँ। दोस्तों ये एक डायग्राम है हमारे डाइजेशन सिस्टम का। तो ये देखें, ये हमारा लीवर है, ये हमारा पेट है, पेट के नीचे ये आपकी ये छोटी आंत है आपकी। अब ये आप देख रहे होंगे, ये छोटी आंत के भाग हैं, पेट है ये, उसके बाद में डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ये सारे भाग किसके हैं आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। हमारे बॉडी में जो फूड का फाइनल डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में ही होता है, और छोटी आंत के भी लास्ट में कौन सा भाग है आपका, इलियम। सबसे ऊपर डुडेनम, जेजुनम और इलियम। याद रखना, छोटी आंत की लंबाई एक औसतन कितनी होती है, 7 मीटर होती है। याद रखना, एक एवरेज जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 7 मीटर होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों मुझे आपको बताना है कि जब पेट में खाना जाता है तो कौन सा अम्ल बनता है, कौन सा अम्ल पेट में बनता है खाने के पाचन के दौरान? अब क्या होगा, इलियम। याद रखेंगे, इलियम के द्वारा भोजन जो है अवशोषित हो जाता है। डीएनए में हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों डीएनए ये डबल हेलिक्स, आपने इस तरह की एक संरचना देखी होगी, इस तरह की संरचना होती है। तो आपको बताना है कि डीएनए की जो हेलिक्स है ये वाला, इसकी लंबाई कितनी होती है? दोस्तों डीएनए हेलिक्स की लंबाई होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। और ये एंगस्ट्रॉम में कितनी बनती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है डीएनए हेलिक्स की लंबाई। याद रखना कितनी होती है। दोस्तों ये आप एक मैप पिक्चर देखें, तो इसमें देखें ये नाइट्रोजन बेस है हमारे, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये एडिनिन है, ये थाइमीन है। तो ये आपके बेस बने हुए हैं आपके। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में ये वाला भाग 0.34 नैनोमीटर, ये आप देखे होंगे। तो 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। देखें आप, ये पूरा सर्कल बना हुआ है आपका ये वाला भाग, ये 3.4 नैनोमीटर। और ये कितनी बैठेगी आपकी, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए में जो हेलिक्स की लंबाई है वो आप याद रखना, ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल है ये किसने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, ये वॉटसन और क्रिक ने दिया है। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जो कि पेंटोस प्रकार की होती है। याद रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। क्लियर? और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो डीएनए है ये हमारी आनुवांशिकता का नियंत्रण भी करता है। क्लियर? डीएनए में हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 23। देखो आपको एसएससी जीडी में 20 ही क्वेश्चन आने, लेकिन आज को मैं 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये हल्का क्वेश्चन है, आलिया भट्ट को भी याद है, तो आप इसको याद रखना। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। अब आपसे पूछा गया है कि अपनाया कब गया था, अगर पूछा जाए तब, तो दोस्तों भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जब लागू हुआ तो इसमें 22 भाग हैं, 8 अनुसूची थी, और 8 अनुसूची के साथ साथ में जो अनुच्छेद थे वो थे 395 अनुच्छेद। याद रखना, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। कितने लाख रुपए खर्च हुए थे इस पे? तो इस पे 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, 64 लाख। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो
एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? दोस्तों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले जज कौन थे? मुख्य जज वो थे हीरालाल जेकानिया। याद रखना, अभी के लिए DY चंद्रचूड़। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। और संविधान की प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो संविधान की प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? जनता में। जनता में भारतीय संविधान की सर्वोच्च शक्ति निहित है, याद रखिएगा। और संविधान निर्माताओं के जो दार्शनिक भाव है वो कहाँ पे देखे जाते हैं? संविधान की प्रस्तावना में देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संपत्ति के जो मूल अधिकार था उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में खत्म कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए बताना है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ये आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आइए कुछ स्पोर्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बेसबॉल का मैदान क्या कहलाता है? बेसबॉल का मैदान क्या कहलाता है? दोस्तों इसका जवाब होगा डायमंड। बेसबॉल का जो मैदान है उसको डायमंड कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल का जनक कौन है? दोस्तों बास्केटबॉल का जनक माना जाता है जॉन नाइस्मिथ को। जेम्स नाइस्मिथ जो अमेरिका के हैं, इन्हें बास्केटबॉल का जनक माना जाता है। दोस्तों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, याद रखना। SSC GD में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए येलो कार्ड का प्रयोग किया जाता है, येलो कार्ड। दोस्तों फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और इसको पुर्तगाल शायद जीतेगा। पुर्तगाल की आप जो है, मेरी तरफ से पुर्तगाल का सपोर्ट है, तो पुर्तगाल जीते, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद में मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग करती हैं, मणिपुर की हैं, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और इनका भार बल याद रखना 49 किलोग्राम भार बल, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न, प्रेसिडेंट कप और अजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों प्रेसिडेंट कप और अजरा कप ये जो संबंधित है ये पोलो से संबंधित है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? दोस्तों टेबल टेनिस जब ओलंपिक में शामिल हुआ वो था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 1988, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में खेला गया था। तो सियोल में जो ओलंपिक हुए थे उसमें टेबल टेनिस को शामिल किया गया था। भारत का एक टेबल टेनिस खिलाड़ी याद रखना, अचंथा शरत कमल, अचंथा शरत कमल। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस में टेबल का आकार कितना होता है? दोस्तों टेबल का आकार होता है 2.74 गुणा 1.53 मीटर, याद रखिएगा इतना होता है इसका आकार। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? दोस्तों भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे CK नायडू, CK नायडू। वनडे वंडर्स किसकी बुक है? मतलब वनडे वंडर्स जो किताब है ये लिखी है सुनील गावस्कर ने, सुनील गावस्कर जो कि भारत के क्रिकेटर हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आमतौर पर एक कबड्डी मैच का कुल समय कितना होता है? दोस्तों कबड्डी जो मैच है ये कितने समय का होता है? तो ये 40 मिनट का समय होता है कबड्डी में। 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं इसमें, 20-20 मिनट के 2 हाफ, याद रखना टोटल 40 मिनट। कबड्डी में रेडर को रेड करने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो दोस्तों कबड्डी में रेडर को रेड करने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाता है। दोस्तों कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगला प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 776 ईसा पूर्व यूनान का एक शहर है ओलंपिया में हुआ था। और ओलंपिया के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम ओलंपिक रखा गया। क्या बता सकते हैं कि ओलंपिक का जो झंडा उसमें कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखना।
ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का जो मोटो है वो है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। वेरी इंपॉर्टेंट, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सीटियस का मतलब क्या होता है? सीटियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब हायर और फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। अगला, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई और ओलंपिक की मशाल सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। याद रखिएगा, ओलंपिक की मशाल किससे जलाई जाती है? सूर्य की किरणों से। तो दोस्तों ये था आपका आज का एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट। मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।